सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देश और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुक करें खबरों का तो सबसे पहले बात ईरान पर हो रहे हमलों की करते हैं और ईरान के द्वारा किए जा रहे हमलों की करते हैं। आज 10वां दिन था इस आपसी खींचोतान का, और कैसा हाल है अभी? क्या मेजर अपडेट्स हैं? कोई झुकने को तैयार है? देखिए, ईरान आज ये कह रहा है कि जो ये जंग है वो मजबूरी में लड़ रहा है, ये उसकी पसंद नहीं है। उनके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि जंग देश पर जबरन थोपी गई है, उनके ऊपर हमले किए गए, इसलिए अभी हमारे लिए हमारे मुल्क का बचाव करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उनसे सीज फायर के लिए मीडिएशन के बारे की संभावनाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा इस तरीके की बात करना भी गलत होगा। बगाई ने कहा कि अभी जो मिलिट्री टेंशन्स हैं वो जारी हैं और जो टकराव है वो भी बना हुआ है, और इस बीच में देश की सुरक्षा के अलावा किसी ऐसे मामले में बात करना ठीक नहीं होगा। तो इसके अलावा आज ईरान ने ये कहा है कि उन्होंने तुर्की, साइप्रस और अज़रबैजान पर हमले नहीं किए हैं। बात करें तो आज 10वां दिन है। इन 10 दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। आप तेल वाला तो आपको पता ही होगा कि तेल $100 प्रति बैरल के पार हो गया है, और उससे जो महंगाई है वो दिखेगी। लेबनान में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग स्थापित हुए हैं। जो अली ख अयतुल्ला अली खामेनेई थी, उनकी मौत के बाद मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। लेकिन खबर ये है कि जो मुज्तबा खामेनेई हैं, वो भी एक हमले में घायल हुए हैं। खामेनेई 35 साल से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। उनकी मौत के बाद कहीं न कहीं जो मुज्तबा खामेनेई हैं, उनको उत्तराधिकारी बनाया गया है, और अभी ईरान से बहुत अलग-अलग किस्म की खबरें आ रही हैं। जैसे जो डेथ टोल है वो 1700 बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं यूएस इज़राइल के, उसमें 1700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। सिविल इलाकों के ऊपर भी बड़े बड़े मामले में, अगर कहें तो घटनाक्रम देखने को मिले हैं। बड़े मामले में वहाँ पर लोग घायल हुए हैं। अ, इवन इजरायली हमलों के कारण लेबनान में 2 जो डॉक्टर हैं उनकी भी डेथ हुई है। लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं कि जनता जंग से थक चुकी है, और वो लगातार इसके खिलाफ बोल रहे हैं। जो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर लेबनान में 83 बच्चों की मौत हुई, छोटे बच्चों की। तो जंग का जो असर है वो साफ दिख रहा है, और इसकी काफ़ी अलग-अलग किस्म की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। मुज्तबा को जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता सम्मान के साथ लड़े और आखिरी में शहीदी प्राप्त किया। वो भी अपने पिता के काम को सम्मान से आगे बढ़ाएंगे और कठिन परिस्थितियों में ईरानी जनता को एकजुट रखेंगे। तो साफ दिख रहा है कि ईरान के साथ जो रशिया है वो हमदर्दी जता रहा है। तो ये जो जंग है इसको लेकर काफ़ी अलग-अलग किस्म की बातचीतें हो रही हैं। ये भी सामने आ रहा है कि चाइना से ईरान ऐसे बलून्स लेके आ रहा है जिनके जिनके अंदर हवा भर देता है, और वो टैंक जैसी या फिर मिसाइलों जैसी शेप ले लेते हैं, और वहाँ पर फिर इज़राइल की महँगी-महँगी मिसाइलें वहाँ पर हमला कर रही हैं। इस किस्म की खबरें भी बहुत सारी हैं। तो अभी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ का दौर भी चलेगा। जो वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा है और मिडल ईस्ट मीडिया प्रोपेगेंडा है, वो दोनों ही अपने उरूस पे आपको दिखाई देंगे। ऐसे में बड़ा टफ है कि जो वार रिपोर्टिंग है, सही वार रिपोर्टिंग क्या हो, तो उसके ऊपर भी नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि आप लोगों तक बिना प्रोपेगेंडा की सही खबरें पहुँचा सकें। जी, और इससे आगे बढ़ें तो बात ज्ञानेश कुमार, जो हमारे इस समय इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, वो आज वेस्ट बंगाल गए थे। वहाँ पर उनका खासा विरोध हुआ है। हाँ, आज बंगाल में जो चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, वो पहुँचे हैं। उन्होंने कालीघाट में पूजा की,
लोगों ने उनके खिलाफ गो बैक के पोस्टर पकड़ रखे थे, काले झंडे दिखाए और काफ़ी वहाँ पर बंगाल में गहमा-गहमी चल रही है। उसका एक रीज़न ये है कि ममता बनर्जी के का धरना चल रहा है और वो 4 दिन से लगातार धरने के ऊपर बैठी हुई हैं। आज उन्होंने धरने पर बैठे-बैठे ही रविंद्र संगीत भी सुनाया और उन्होंने कहा कि धरने स्थल पर जो बीजेपी है वो पर्चे बाँट रही है और उसमें पीएम की रैलियों का और पीएम की चीज़ों का प्रचार किया जा रहा है। धरना स्थल पर जो बंगाली जो आदिवासी झलक है वो भी दिख रही है। ज्ञानेश कुमार आज पहुँचे तो लोगों ने काले झंडे दिखाए, गलों में तख्तियाँ पकड़ पहनी हुई थी, गो बैक के पोस्टर डाले हुए थे, वो सब दिखा। अ, हालाँकि एक बीजेपी का डेलीगेशन सोमवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फुल बेंच से मिला भी। उन्होंने कहा कि 2026 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, उनको 3 फ़ेज़ में ही कराया जाए। तो ये एक मामला है। ये माना जा रहा है कि अप्रैल में ही जो बंगाल की जो इलेक्शन डेट्स हैं वो अनाउंस की जा सकती हैं और 294 सीटें हैं बंगाल में। पिछली बार 2021 में ममता बनर्जी ने 215 सीटें जीती थी। तो अभी काफ़ी कहें कि गरम बंगाल हो रखा, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर ही बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे थे, उनके एयरपोर्ट से लेकर होटल के कमरे तक पहुंचने तक जो बंगाली नौजवान थे उन्होंने उनका कहें कि विरोध किया है। तो काफ़ी वहाँ पर गहमा ये बड़ा अजीब लगा कि एक इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं काली घाट पे जाके और वो एकदम से बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन कमिश्नर बड़े सौम्य ढंग से सारी चीज़ों को प्राइवेट रख के अपना सारा कुछ करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। और अगर इससे आगे बढ़े तो एक महिला जिसको विदेशी बताकर 2 साल तक डिटेंशन सेंटर में रखा गया, आखिरकार उसको भारतीय नागरिकता मिल गई है। पूरी खबर क्या है? असम में डिटेंशन सेंटर बनाए गए थे कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाया गया, उस फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने उस महिला को विदेशी घोषित किया और 2 साल से ज़्यादा समय तक वो डिटेंशन कैंप में रही। लेकिन पिछले सप्ताह ही उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई। इसको लेकर मतलब बात करें तो ये जो पूरे घटनाक्रम है 2019 के बाद ये चीज़ें गर्म होने लग गई थी। 5 फरवरी 2019 की बात है, जहां सिलचर में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ये पूरा देखने को मिला और उसमें बांग्लादेश के सिलट ज़िले और में जन्मी जो दीपाली दास थी, जो कि 60 साल की थी, उनको एक इलीगल माइग्रेंट माना गया और एफटी ने 25 मार्च ये कहा कि वे 25 मार्च 1971 के बाद भारत में आई थी, इसलिए उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन पुलिस बात करें तो इसके पूरी कार्रवाई के ऊपर रोक लगा दी गई और उसमें तकरीबन 3-4 साल बाद उनको क्या बोल बात करें कि उनका जो फैसला पलटा गया है, वैसे तो 7 साल बाद पलटा गया है और 2 साल तक वो 2019 से 2021 तक वो सिलचर के डिटेंशन कैंप में रहे और बाद में उनको छोड़ दिया गया और उनके वकील ने उनको छुड़वाया। खैर ये बड़ा अजीब है कि एक महिला को, वो भी 60 साल की बुजुर्ग महिला को डिटेंशन सेंटर में रखा, जबकि वो 1970 के दशक में ही भारत में आ गई थी और उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया। अब उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई है। ये असम और जो बंगाल हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो 7 मणिपुर वगैरह, उधर तो ये काफ़ी इसको लेकर बातचीत होती है कि किसी को भी वहाँ पर फ़ॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, किसी को भी उठा के कहीं पे भी डाल दिया जाता है, तो ये बड़ा अजीब है। ख़ैर वहाँ पर असम में भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो असम में इस किस्म की चीज़ें बड़े इस बार घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा आपको देखने को मिलेगा। घुसपैठियों का मुद्दा वैसे बंगाल के चुनाव में भी देखने को मिलेगा और दोनों ही सूबों में अभी 1.5-2 महीने के अंदर ही चुनाव होने जा रहे हैं। और इससे आगे बढ़े तो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। देखिए 2000
आरोप लगाया गया है कि 2013 से 2017 तक पीएनबी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आजकल पीएनबी का हिस्सा है, के साथ धोखाधड़ी की गई और तकरीबन बैंक से 1085 करोड़ रुपए निकाले गए और उनको तथाकथित उनको नुकसान बता के उस पूरे मामले को क्लोज करवा दिया गया। इसको लेकर पीएनबी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पहले एफआईआर नहीं हो रही थी, अब सीबीआई ने इसको लेकर कहें कि एफआईआर करवाई है। एफआईआर में कहा गया है कि जो आरोपी हैं इन्होंने आपराधिक साजिश रची और बेईमानी से बैंकों को रिलायंस कम्युनिकेशन की जो क्रेडिट सुविधाएं थी उनको मंजूर करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण तकरीबन लोगों का 1080 करोड़ रुपए जो है वो 85 करोड़ रुपए ये लोग गबन कर गए। 2017 में 1085 करोड़ को एनपीए घोषित कर दिया गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो जिन्होंने ये पैसे लिए थे, कर्ज लिए थे रिलायंस कम्युनिकेशन वालों ने, वो मुकर गए देने से। अब इसमें यही है कि आप इसको कैसे लेंगे। अब ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सरकारी बैंकों से कर्ज लेते हैं और बाद में मुकर जाते हैं कि हमारा तो दिवालियापन निकल गया, और उनको उनको हजम कर जाते हैं। तो ये जो खेल है, इसके बारे में तो अपन बहुत लंबे समय से बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं भारत में। अब सीबीआई ने 120 बी कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, और 420 धोखाधड़ी के तहत जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब देखते हैं कि इस पे कोई कार्रवाई होती है या नहीं, सिर्फ मुकदमा दर्ज हो गया और बाद में सब भूल 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 जाएं। ये बड़ा होता है भारत में, मुकदमे तो दर्ज हो जाते हैं लेकिन इन धनाढ़ लोगों के ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती। तो इससे आगे अगर बढ़े तो दिल्ली से खबर है कि एक मणिपुर की महिला के साथ बदसलूकी की गई और आपत्तिजनक शब्द बोले गए, लेकिन जब विरोध हुआ तो उसके ऊपर ही हमला कर दिया गया। बिल्कुल, ये मणिपुर की महिला थी और ये दिल्ली के साकेत में एक पार्क में घूम रही थी। वहाँ पर सिर्फ एक आदमी ने नहीं, कई वहाँ पर युवकों ने उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की। जब उन्होंने उसका विरोध किया कि आप मेरे ऊपर ये क्यों टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर हमला कर दिया गया और उनको पीटा गया। जो लोग थे उन्होंने, मतलब एक हिसाब से मॉब लिंचिंग ही कहेंगे, क्योंकि बेल्टें निकाल-निकाल के उस महिला को मारा गया और उसको चाइनीज़, मोमो, चिंकी, पता नहीं कैसी-कैसी जो उसके ऊपर टिप्पणियाँ की गई हैं। मुझे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके, वो अगर नॉर्थ इंडिया में आते हैं, ख़ासकर दिल्ली, देहरादून, उत्तराखंड, उनके ऊपर ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं। अपन उत्तराखंड में जो देहरादून में जो उस लड़के की, एंजल चकमा की जो हत्या हुई थी, उसके बारे में भी हमने बात की थी। अभी ये आप केस देखिए, ये भी कितना बुरा, किसी बुरे सौपन जैसा ही लग रहा है कि आप किसी महिला को पहले उसके उस ऊपर नस्लीय टिप्पणियाँ करते हो, रेसिस्ट कमेंट करते हो और उसके बाद उसको बेल्टों से पीटते हो। तो इससे ज़्यादा और भयावह क्या हो सकता है? मतलब एक हिसाब से मॉब लिंचिंग तक आप जा रहे हो। पहले आप उसको चिढ़ा रहे हो, खिजा रहे हो, और फिर मॉब लिंचिंग तक आप अपनी चीज़ों को लेके जा रहे हो। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके बहुत नुकसान होंगे। साउथ इंडिया वालों को और नॉर्थ ईस्ट इंडिया वालों को काफ़ी यहाँ जो हिंदी बेल्ट है उसमें चिढ़ाया जाता है और उनको खिजाया जाता है। और इससे आगे बढ़े तो छत्तीसगढ़ में एक भाजपा के नेता को अफीम की खेती करनी महंगी पड़ गई। बिल्कुल, ये आपको थोड़ा हैरानी भरी खबर है, कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का मामला है और वहाँ पर बीजेपी के किसान विंग का जो नेता था, विनायक तामरकार, उसने अपने खेतों में ही अफ़ीम की खेती लगा रखी थी। वहाँ पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल, वो खेतों में पहुँच गए वीडियो बनाते हुए न्यूज़ चैनल के लोगों को लेकर। उन्होंने दिखाया कि कैसे जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने खेतों में अफ़ीम की खेती करते हैं और नशा बेचते हैं। पुलिस ने जो अफ़ीम जो ज़ब्त की है, तकरीबन 8 करोड़ उसकी कीमत आकी गई है। अब आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी कीमत की जो अफ़ीम है वो अपने खेतों में बीजेपी नेता ने उगा रखी थी। भूपेश बघेल ने पूरी एक सोशल मीडिया पर तस्वीर भी साझा की है जिसमें पूरा खेत है वो अफ़ीम की डंठलों से दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा हैरान करने वाला है कि जो मौके पे हुकूमत है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, कैसे वो अपने नेताओं से अफ़ीम की खेती करवा रही है। और खैर उसको पार्टी से बाद में पार्टी को निष्कासित करना पड़ा है। अभी देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी। तो आप मान के चलिए कि
नशे का जो लिंक हम कई बार कहते रहते हैं कि जो नशा है वो कोई हवा में नहीं आता तैर कर। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे मुल्क साजिश करके भारत में ड्रोन से नशा गिरा जा रहे हैं। जो हमारी रूलिंग क्लास है, जो हमारा शासक वर्ग है, वही नशा बिकवाता है, वही नशे को लेकर आता है और वह उसी के देख-रेख में ये सारा कुछ होता है। ये जो घटना है, ये प्रूव करती है कि मतलब आपकी सूबे में सरकार है, आप उनके किसान विंग के नेता हो, किसान इकाई के बीजेपी के, और आप अपने ही खेतों में अफ़ीम उगा रहे हो, क्योंकि आपके खेतों में तो कोई आने वाला नहीं है। वो तो जो अपोज़िशन पार्टी के नेताओं की हिम्मत का भी दाग देनी चाहिए कि वो मौके पर पहुँच गए और दिखाया कि देखो कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही। जब तस्वीरें और वीडियोज़ वायरल होने लगी तब जाके पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। और अगली खबर बेहद परेशान करने वाली है कि हमने धरती की जो चीज़ों को सहन करने की शक्ति थी, हमने उससे भी ज़्यादा हद कर दी है। और हद क्या कर दी, हद से भी ज़्यादा ही कर दी है। क्या है पूरी खबर जो खास तौर पर इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है? देखिए, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन में आज एक बहुत भयावह अध्ययन छपा है जो कि वैज्ञानिकों ने चेताया है। क्लाइमेट चेंज को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें अध्ययन में ये खुलासा किया गया है कि जो कार्बन उत्सर्जन है, वो इतना अधिक हो रहा है कि इतना ज़्यादा है कि उसके कारण धरती अपनी सहन जो जो उसकी सुरक्षित सीमा थी सहन करने की, उसकी क्षमता से भी दुगना पार हो दुगने से स्तर से ज़्यादा चला गया है। जो कार्बन उत्सर्जन है वो 4 से 17 गीगा टन तक तो सीमित रखे तो कोई बात है, लेकिन ये जो अब मौजूदा जो नंबर है वो 37 गीगा टन है। यानी कि आप 10 को एक मिडल माने कि 10 का अगर 10 गीगा टन करना है तो 10 का दुगना भी 20 होता है। ये तो 37 गीगा टन जो कार्बन है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके कारण जलवायु संकट है वो गहराता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लगातार हमारी ऊपर वाली लेयर में जमा हो रही है और उससे बहुत फास्फोरस जैसे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हर साल पैदा होने वाले फ्लो बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ रहे हैं। देखिए, जो ये नया ट्रेंड है एनवायरनमेंट को बर्बाद करने का, ये बहुत ज़्यादा दिन तक धरती पे चीज़ों को टिकने नहीं देगा। क्योंकि पहले जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, उससे दुगने तेज़ी से अब धरती का तापमान बढ़ रहा है। पिछले दशक में यानी कि 20वीं सदी में जो जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा था, उससे दुगनी स्पीड से 21वीं सदी में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो लगातार धरती गर्म हो रही है, तो उसके नुकसान तो आगे आपको देखने मिलेंगे ही। 2015 के बाद ये दुगनी मतलब 2015 तक भी 20वीं सदी नहीं बल्कि इस सदी के 15 साल भी ठीक थे, लेकिन 2015 के बाद तो ये बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है। 2030 से पहले जो पेरिस समझौता हुआ है, उसका 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट था, वो पार हो सकता है। 2030 में 1.5 डिग्री तक का टारगेट था। मेरे को लगता है कि वो 2027-28 में ही पार हो जाएगा। तो ये काफ़ी परेशान करने वाला है। जो हाल के वर्ष रहे हैं उनमें 35 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक जो है वो दर हम लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जो फ्री हेल्थ स्कीम है वो तो कनाडा में भी नहीं है, और बहुत सारी बातें हो रही हैं, बम फटने की बात, पीए तक के वेतन बढ़ाने की बात। क्या क्या खास रहा कार्यकाल? देखिए, आज पंजाब विधानसभा के बजट सेशन का तीसरा दिन है। बजट सेशन पर बहस चल रही है। जो बम फटने वाली बात कह रहे हैं आप, वो तो कांग्रेस के विधायक हैं बरिंदरजीत सिंह पाड़ा। उन्होंने गुरदासपुर में जो सिटी थाने में बम फटा था, उसको लेकर बात कही है कि 15 दिनों तक तो पुलिस ने माना ही नहीं कि भई बम फटा था और ना सरकार ने उसके ऊपर कुछ किया। जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि भई 10 लाख तक का जो फ्री इलाज है, उसको लेकर भगवंत मान ये दावा कर रहे हैं कि भई कनाडा में भी फ्री इलाज की स्कीम नहीं है, तो हमने की है। मैं भगवंत मान को तो हालाँकि हमारा प्रोग्राम तो क्या ही सुनेंगे, लेकिन उनको एक जवाब ये है कि भारत में बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहाँ में 15-15, 20-20 लाख रुपए तक के फ्री इलाज होते हैं। राजस्थान में भी 10 लाख
तक का फ्री का इलाज होता है और वो बहुत पहले किया जा चुका है। तो कोई ऐसे नई बात नहीं है। बाकी जो बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जो ₹1000 देने की बात कही है, उसको लेकर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी सरकार से सवाल पूछा है कि भई अब तो 1 साल बचा हुआ है। जो 4 साल के ₹48,000 हैं, वो महिलाओं को कब मिलेंगे? अब तो सिर्फ़ आप 1 साल देंगे। फिर आप और ये कई सारी बातें देखने को मिली। हालाँकि जो मामला है बेअदबी का हो या फिर और भी कई ऐसे इश्यू हैं जो लगातार सदन में उठ रहे हैं, उसको लेकर कोई मतलब संतुष्टि भरे जवाब पंजाब सरकार है वो नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी वो कह रहे हैं कि हमारे जो पीए होते हैं उनका वेतन भी बढ़ाया जाए, उन्हें ₹10,000 मिलते हैं। तो उन कइयों को अपने पीए के वेतनों की भी चिंता है। इसके अलावा बात करें तो अ, बहुत ऐसे अकाली दल के नेता हैं के एमएलए हैं मनप्रीत याली, उन्होंने अमृतपाल सिंह के अजनाला केस को लेकर भी बात की है, एनएसए को लेकर भी बात की। भाई 3 साल हो गए उनके ऊपर एनएसए लगा रखा है, अब तो आपको मतलब कब तक आप सिखों को जेल में बंद रखोगे और आप ना ही उनको एक बात कहें कि संसद में बोलने की आज़ादी देते हैं, उनको संसद में बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा जब लोगों ने उनको वोट डालकर जितवाया है। तो अमृतपाल सिंह का इशू भी अब की बार हमको देखने को मिला है पंजाब विधानसभा में। इस पंजाब के इस बजट को चुनावी साल का बजट, इलेक्शन ईयर का बजट है, तो इसके कई सारे चेहरे गिनवाए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मालवा के किसानों को साधने की कोशिश की है, दोआबा के एनआरआईज को, माझे के पंथक वोटों को फोकस करने की कोशिश की है और महिलाओं को जो रुपए देने की बात आई है वो तो है ही है। और उसमें सूबे की 75 लाख महिलाएं प्रभावित होंगी, तो वो भी एक बड़ा नंबर है। बाकी पंजाब जो पंजाब का बजट है उसका थोड़ा-सा कुछ दिनों बाद कहीं न कहीं एक एक सीरियस एनालिसिस भी होगा। जी, और पीयू में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसको लेकर आरएसएस के साथ जुड़ रहा है जो प्रोग्राम, उसको लेकर खासा बवाल हो रहा है। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया। उसके कारण ही ये सारा विवाद हुआ। उसमें जो यूनिवर्सिटी में सत्थ पार्टी है या पंजाब नामा है या और कई ऐसी पार्टियाँ हैं जो पंजाब के इश्यूज़ पे अपनी आवाज़ उठाती हैं, उन्होंने उन्होंने नारेबाज़ी की, लेकिन पुलिस ने उनको घसीट कर डिटेन कर लिया। कई स्टूडेंट्स की पगड़ी भी उतारी और एक पुलिस एक स्टूडेंट की तो किरपान भी पुलिस ने छीन ली। तो वो भी काफ़ी इसको लेकर इसके ऊपर सवाल उठे हैं। जो आरएसएस के प्रचारक है बनवीर राणा, वो जब स्टेज पे बोल रहे थे तो एक फीमेल स्टूडेंट भी खड़ी हुई। उसने कई सारे सवाल पूछे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया। तो इसके इसके अलावा जो आरएसएस है, जब मतलब श्री अकाल तख्त साहिब से ये कहा ही जा चुका है कि भाई आप जो पार्टियों वाले हैं, राजनीतिक पार्टियों वाले हैं, आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं खासकर सिख गुरुओं को लेकर, उनमें आप राजनीतिक चीज़ें ना फैलाएं। हालांकि 2004 में श्री अकाल तख्त साहब का एक हुक्मनामा है जिसमें श्री अकाल तख्त साहब ने साफ तौर पर आरएसएस को सिख विरोधी कहा था। तो खैर मतलब आरएसएस वाले सिख इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। खैर आज जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट थे सबको डिटेन किया और उनको पुलिस ने सिख स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं आज पूरा दिन डिटेन करके रखा। कई स्टूडेंट्स को चोटें भी आई। और एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि मोमोज खाने से भाई और बहन दोनों की मौत हो गई। तरन तारन से खबर आ रही है कि मोमोज खाने के बाद भाई बहन की मौत हो गई है। रात में अचानक उन दोनों को उल्टियाँ लगी हैं और सुबह उठे तो उनकी मौत हो चुकी थी। सुबह नहीं उठे, मतलब सुबह हुए तो उनकी मौत हो चुकी थी। तरन तारन पुलिस ने रेहड़ी वाले को डिटेन किया है। रात को इन बच्चों ने मोमोज खाए थे, उसके बाद इनका ये बुरा हाल हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए जो ये स्ट्रीट फूड है ये बड़ा ख़तरनाक है इंडिया में। वो हम कई बार बात भी करते हैं कि जो फूड कल्चर जिस किस्म से आ रहा है, मतलब आप जो ये रेहड़ी वाले हैं ये ऐसे दूसरे मुल्कों के या फिर दूसरे सूबों के जो फूड हैं उनको ठीक तरीके से थोड़ी ना बनाते होंगे। इनमें तो मुनाफा कमाने के लिए अंट शंट चीज़ें, तो एक मिलावटी खाना तो होता ही है। तो ये बड़ा भयावह है। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं
और दोनों की तस्वीरें आज मैं देख रहा था स्ट्रेचर पे जब दोनों रखे हुए थे, तो बहुत दुःख हो रहा था। अब मतलब ये सच में ही चिंता का विषय है। मैं भी यही कहूँगा कि जो अनसेफ रेडी फूड है, उससे बचा जाए तो बेहतर रहेगा। अब 2 ही बच्चे थे इस परिवार में और दोनों ही मोमोज़ खाने के कारण इनकी मौत हो गई है। पंजाब सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब में ऐसे अनसेफ फूड बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और उधर चंडीगढ़ के पास के 22 गांव के किसानों ने प्रदर्शन क्यों किया? देखिए, आज चंडीगढ़ के 22 गाँवों ने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ये सारे गांव ये कह रहे हैं कि हमारी जो लैंड है उसको जो लैंड पुलिंग पॉलिसी उसको लागू किया जाए और हमारे कलेक्टरेट बढ़ाए जाएं, लाल डोरा ख़त्म किया जाए। ये एक मामला है। चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी खेत हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं उनको ज़मीनें बेचने नहीं दी जाती हैं। सरकार कहती है कमीन को एक्वायर करेंगे, आप किसी को बेचो मत। और उनका कलेक्टर रेट भी बहुत कम है। तो बड़ा जो किसान हैं चंडीगढ़ के उनको दिक्कतें होती हैं, वो लैंड पूलिंग लागू करने के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि ज़मीनें इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो मतलब बहुत कुछ ज़्यादा उससे अपना घर गुजारा चला सकें। तो लैंड पूलिंग की बड़ी दिनों से जो चंडीगढ़ के किसान हैं वो डिमांड कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है इस पे। कहीं पे लैंड पूलिंग का विरोध हो रहा है तो ये भी एक सच्चाई है पंजाब की कि कई बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लैंड पूलिंग लागू करने के लिए आंदोलन भी हो रहे हैं। जी, शायद कि इन किसानों पर पंजाब सरकार की नज़र पड़ जाए और जल्दी से वो इनको जो ये चाहते थे वो काम करने के लिए मना लें और काम हो जाए। देखते हैं क्या होगा। इसी के साथ प्रोग्राम का समय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।